नेक्स्ट पॉइंट इज बैक बॉन्डिंग, राइट। ये जो है हमारा लास्ट पॉइंट है फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग, ये थोड़ा बीच में बाकी रह गया था। तो ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है कि बैक बॉन्डिंग जो है वो क्या इफेक्ट करता है और कहाँ कहाँ बैक बॉन्डिंग हो सकती है, राइट। तो हमें पता है कि बैक बॉन्डिंग जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, पी पाई बी पाई बैक बॉन्डिंग एंड पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, राइट। तो बैक बॉन्डिंग होने के लिए व्हाट इज द मस्ट, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इन मॉलिक्यूल, ये आप साथ में लिख लीजिए, इन मॉलिक्यूल 1 एटम मस्ट कंटेनिंग vacant d orbital और p orbital, राइट। और सेकंड क्या रिक्वायरमेंट है, ये क्या है आपकी कंडीशंस है फॉर द बैक बॉन्डिंग, ये तो होना ही चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन इज देयर, राइट। और सेकंड क्या है, इन मॉलिक्यूल 1 एटम must contain lone pair of electron, राइट। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, दैट द थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं आपके, एल्यूमिनियम हो गया, आपका सिलिकॉन हो गया, आपका फॉस्फोरस हो गया, आपका सल्फर हो गया। तो इन सब में कौन से 3d ऑर्बिटल जो है, 3d ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल है, राइट। फिर यहाँ पे क्या हो गया कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपका एग्जांपल क्या हो गया कि सेकंड पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड पीरियड ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में कौन कौन से हो सकते हैं, आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो इन सब के पास क्या है, इसके पास 1 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, और इसके पास कितने हैं, 3 लोन पेयर है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए कि जब भी आपका बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो क्या होगा, तो आपके मॉलिक्यूल में एक एटम ऐसा होना चाहिए जो कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो क्या कर पाएगा कि वो अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर पाएगा, उसको शेयर करेगा द वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल भी हो सकती है और पी ऑर्बिटल भी हो सकती है, और आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में भी हो सकते हैं और डी ऑर्बिटल में भी हो सकते हैं, राइट। तो उस हिसाब से आपका पी पाई डी पाई और पी पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है, राइट। और जब ये बैक बॉन्डिंग होता है तो ये बैक बॉन्डिंग भी, ये बैक बॉन्डिंग जो है वो 2 टाइप्स का हो सकता है। क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है सेंटर एटम टू सराउंडिंग एटम, राइट। और दूसरा क्या हो सकता है आपका सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम, राइट। तो क्या हुआ, मतलब कि आपका सपोज ये एलिमेंट है, राइट, यहाँ पे आपके सराउंडिंग एटम है। तो हमने क्या बोला कि सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग, तो ये आपका सेंट्रल एटम हो गया, राइट, ये आपका सेंट्रल एटम हो गया। तो यहाँ पे कोई ऐसा एटम है जिसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो आपके सराउंडिंग एटम जो है वहां पे वैकेंट डी या पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे अगर बैक बॉन्डिंग होगा आपका सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ द बैक बॉन्डिंग हो गया। और ये सराउंडिंग टू सेंट्रल कैसे होगा, सपोज ये आपका एलिमेंट है, ये आपके सराउंडिंग एटम है, तो आपके सराउंडिंग एटम जो है वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, राइट, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। और यहाँ पे आपके सराउंडिंग एटम जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, और आपका जो सेंट्रल एटम है वहां पे वैकेंट डी या पी ऑर्बिटल वाला कोई एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, तो वो आपका क्या होगा, सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम, राइट। तो यहाँ पे जब सराउंडिंग टू सेंट्रल और सेंट्रल टू सराउंडिंग एटम बैक बॉन्डिंग होता है, तब जो कंडीशंस है वो आपको पता होने चाहिए, व्हेन बैक बॉन्डिंग occurs central atom to surrounding एटम।
तो जब आपका सेंट्रल एटम है जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपके सराउंडिंग एटम जो है वहां पे वैकेंट डी और पी ऑर्बिटल है, तब जो बैक बॉन्डिंग होगा तो क्या चेंज आएगा, व्हाट इज द चेंज इन द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में 3 टाइप्स ऑफ चेंज आएगा। फर्स्ट इज द हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन जो था उस मॉलिक्यूल का, ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग द हाइब्रिडाइजेशन विल बी चेंज, राइट। सेकेंड जो है वो क्या चेंज होगा, बॉन्ड एंगल चेंज होगा, और थर्ड जो है वो आपका शेप चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये 3 चीजें जो है वो आपके बैक बॉन्डिंग जब सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम होगा तब चेंज होगी। ये 3 चीजें, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, आपका बॉन्ड एंगल हो गया और शेप हो गया। तो कैसे होगा, तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि आपका सपोज NCH3 ट्राइज है और दूसरा आपका एग्जांपल जो है वो NSiH3 ट्राइज है, राइट। तो यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो अभी वो तो आपको आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट, और तीनों CH3 के साथ वो एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, राइट। और यहाँ पे आपका एक लोन पेयर हो जाएगा। सो द फाइनल हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड lone pair is 1, and if the hybridization is sp3 and 1 lone pair, then the shape of your molecule is trigonal pyramidal, trigonal pyramidal, right। तो यहाँ पे आप निकालिए कि आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, शेप क्या आएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो नाइट्रोजन के कितने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 के साथ सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन बनाएगा सिलिकॉन हाइड्राइड, राइट। और ये जो है आप एक आपका लोन पेयर, तो यहाँ पे भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकलता है, लोन पेयर जो है वो 1 निकलता है। तो यहाँ पे आपका शेप जो है वो क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर होना, सॉरी पिरामिडल होना चाहिए, राइट। बट द ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो आपको सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि बैक बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप देखो ये आपका सेंट्रल एटम है, ये आपके सराउंडिंग एटम है। तो हमने क्या बोला था कि वन ऑफ द एटम हैविंग द वैकेंट डी या पी ऑर्बिटल एंड वन ऑफ द एटम हैविंग द मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और सिलिकॉन जो है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। जबकि यहाँ पे आपके कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। सो दैट्स व्हाई हियर इज बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल, और यहाँ पे आपका बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो आपका यहाँ पे ट्राइगोनल पिरामिडल जो शेप है वो सही है, बट यहाँ पे आपका ट्राइगोनल पिरामिडल शेप जो है वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू द back bonding, the shape of your NSiH3 ties is trigonal planar, trigonal planar। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका नाइट्रोजन है, इसके पास ये लोन पेयर है, राइट। ये आपका क्या हो गया, SiH3, ये दूसरा SiH3 और ये तीसरा SiH3। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे आपकी कौन सी वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे आपकी डी डी वैकेंट ऑर्बिटल है, डी वैकेंट ऑर्बिटल है। और यहाँ पे आपके 2p 1s 2s 2p में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो यहाँ पे आपके सेंट्रल एटम तो क्या हो रहा है, सराउंडिंग एटम देखो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, राइट। सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो हमने क्या बोला था, जब सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम बैक बॉन्डिंग होगा तो आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, राइट। सेकंड क्या चेंज होगा, आपका बॉन्ड एंगल चेंज होगा, और आपका थर्ड क्या होगा, शेप चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि बैक बॉन्डिंग में ये जो आपका लोन पेयर जा रहा है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं होगा। तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल रहा था वो क्या था, यहाँ पे SiH3 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 थर्ड वाला, और ये जो लोन पेयर है वो आपका कहाँ जा रहा है, बैक बॉन्डिंग में। तो ये जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं होगा, और यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp2, and if the hybridization is sp2 then the shape of your molecule is trigonal planar, trigonal planar, right। तो यहाँ पे आपका जो शेप ऑफ द NSiH3 thrice जो है वो कुछ ऐसा होगा, SiH3, राइट। तो ये हो गया आपका ट्राइगोनल
प्लेनर हो गया। ये यहाँ पे अगर आप ट्राइगोनल पिरामिडल करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल भी जो है, बॉन्ड एंगल भी जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका ट्राइगोनल यहाँ पे जो आपका बॉन्ड एंगल है वो अलग है और यहाँ का बॉन्ड एंगल जो है वो अलग है। तो ये आपको याद रखना है, जब भी आपका सेंट्रल एटम, ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल टू सराउंडिंग होगा तभी आपका हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल एंड शेप चेंज होगा, राइट। तो दूसरी जो प्रोबेबिलिटी थी वो क्या थी, द सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम, राइट। सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम। तो जब सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम होगा तब आपका चेंज क्या होगा, तो वहां पे आपका बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चेंज हो सकती है, और आपका बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकता है, राइट। तो जब भी आपका सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम बैक बॉन्डिंग होगा तब आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, आपका बॉन्ड एंगल भी चेंज नहीं होगा, और आपका शेप ऑफ द मॉलिक्यूल भी चेंज नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, राइट। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे होगा सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम बैक बॉन्डिंग। तो ये आपका PH3 है, यहाँ पे आपका PF3 है, राइट। तो फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये आपका एक लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर इज 1। So if the hybridization is sp3 and lone pair is 1, then the shape of your molecule is trigonal pyramidal, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये आपका PH3 जो है वो कुछ ऐसे शेप में आएगा, राइट। बट अगर PF3 में आप जाओगे तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे भी आपका सेम 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन है, एक लोन पेयर है। सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, नंबर ऑफ लोन पेयर इज 1। सो हियर इज ऑल्सो द शेप ऑफ योर मोलिक्यूल इज ट्राइगोनल पिरामिडल। तो आपका शेप कुछ ऐसा आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो शेप में कोई चेंज होगा या नहीं होगा। तो अभी ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि इफ द सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम, अगर आपका बैक बॉन्डिंग हो रहा है, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट चेंज्ड, योर शेप इज ऑल्सो नॉट चेंज, वहां पे शेप में भी कोई चेंज नहीं होगा और आपका बॉन्ड एंगल भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो PF3 जो है वहां पे बैक बॉन्डिंग कैसे हो रहा है, सपोज ये आपका P है, राइट। यहाँ पे आपकी फॉस्फोरस के पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लोरीन के पास क्या है, नंबर ऑफ 3 लोन पेयर, 1 2 3, 1 2 3, राइट। तो यहाँ पे जो है वो आपके कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो है वो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P2p ऑर्बिटल, राइट, इन P2p ऑर्बिटल। और फॉस्फोरस के पास 3d वैकेंट ऑर्बिटल है, 3d वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे आपका सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है। सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है। और ये बैक बॉन्डिंग कौन सी है, डी पाई बैक बॉन्डिंग है, राइट, क्योंकि डी पाई जो है डी वैकेंट इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल है, और पी में जो है आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर पी ऑर्बिटल का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और पी वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो पी पाई बैक बॉन्डिंग होगी, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने क्या बोला कि सराउंडिंग टू सेंट्रल एटम अगर बैक बॉन्डिंग होगा, सो देयर इज नो चेंज इन द शेप, बॉन्ड एंगल एंड द हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे आपका शेप जो है वो चेंज नहीं होगा और आपका शेप जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल ही रहेगा। बट यहाँ पे क्या चेंज हो सकता है, आपका बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हुआ है वो पहले सिंगल बॉन्ड था, फिर बैक बॉन्डिंग के बाद जो है वो पार्शियली वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी इसकी, डिक्रीज होगी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है आपका सेंट्रल टू सराउंडिंग एटम। तो वहां से आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द बैक बॉन्डिंग एंड विच टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग, ये आपको पता होना चाहिए। बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशंस क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अभी हम जो है लेविस एसिड का थोड़ा बहुत देखेंगे, जहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है, कौन सा हार्ड एसिड है, कौन सा सॉफ्ट एसिड है, इसकी एसिडिटी ज्यादा है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो BF3, BCl3, BBr3 और BI3, राइट। तो
हमें पता है ऊपर से नीचे अप टू डाउन जैसे हम जाएंगे फ्लोरीन टू आयोडीन तो क्या हो रहा है, साइज ऑल्सो इंक्रीजेस, साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। फ्लोरीन टू आयोडीन नीचे हम जाएंगे अप टू डाउन तो साइज इंक्रीज हो रहा है, राइट। यहाँ पे आपकी एफ की जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो क्या है, यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 3p है, यहाँ पे 4p है, यहाँ पे 5p है, राइट। और बोरोन का जो है वो तो 2p है, यहाँ पे बोरोन में तो सब में सेम ही होगा, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में आ रहा है वो 2p में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर BF3 जो है यहाँ पे आपका बैक बॉन्डिंग कैसे हो रहा है, तो ये जो आपका सराउंडिंग एटम है और यहाँ पे आपकी कौन सी 2p वैकेंट ऑर्बिटल है, 2p वैकेंट ऑर्बिटल है, राइट। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये सराउंडिंग टू सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका बैक बॉन्डिंग हो रहा है। और सराउंडिंग टू सेंट्रल एटम अगर बैक बॉन्डिंग होगा सो देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड बॉन्ड एंगल का कोई चेंज नहीं होगा, राइट। बट यहाँ पे क्या देखोगे कि आपका कौन सा ये 2p है, ये 2p है, राइट। तो 2p जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि क्या है कि दोनों ऑर्बिटल जो है वो सेम है तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, ओवरलैप वहां पे ज्यादा हो सकेगा। हमने बोला था ना जितना एनर्जी गैप कम होगा उतना ही ओवरलैप ज्यादा होगा, तो 2p है तो वहां पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, आप फ्लोरीन टू आयोडीन नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका जो Bi जो है यहाँ पे आपका 2p ऑर्बिटल है, राइट। और यहाँ पे मैं अच्छे से लिखता हूँ नीचे, ये देखो यहाँ पे आपका बोरोन है, यहाँ पे आपका आयोडीन है, राइट। तो यहाँ पे जो गैप जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो होगा ये आपकी 2p वैकेंट ऑर्बिटल है और ये आपकी कौन सी आ गई, ये 5p, राइट। ये आपकी 5p ऑर्बिटल है जहां पे आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो कंपेयर टू BF कम होगा, राइट। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि फ्रॉम द BF3 टू Bi3 back bonding is decreases, right, and back bonding is decreases, the acidity will increases, right, or back bonding is increases, your acidity is डिक्रीजेस, राइट। तो आपको इतना ही याद रखना है कि BF3 टू Bi3 तक जाओगे आप तो आपके बैक बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी तो आपकी एसिडिटी इंक्रीज होगी, राइट। तो यहाँ पे आपका एसिडिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, एसिडिटी ऑर्डर दैट द Bi3 इज द मोस्ट एसिडिक, फिर आपका Br3 आएगा, फिर आपका BCl3 आएगा और ये आपका आएगा BF3, राइट। तो ये आपका एसिडिटी ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे बहुत जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के बीच में। तो हार्ड एसिड को वो ज़्यादा एसिडिक कंसिडर कर लेते हैं, सॉफ्ट एसिड को जो है वो कम एसिडिक कंसिडर कर लेते हैं, बट वहाँ पे वो गलत हो जाते हैं। हार्ड और सॉफ्ट का मीनिंग जो है वो स्ट्रेंथ से है ही नहीं। ये जो है हार्ड और सॉफ्ट, ये आपका एसिडिटी स्ट्रेंथ आपको बताता ही नहीं है। ये आपका सिर्फ हार्ड और सॉफ्ट कब होगा, जब आपका जो मॉलिक्यूल है, एटम है या फिर मॉलिक्यूल है वो स्मॉल साइज में है। वो क्या है, स्मॉल साइज में है, देन इट इज योर हार्ड, इट इज योर हार्ड मॉलिक्यूल, इट इज योर हार्ड एटम, इट इज योर हार्ड कंडीशन। जब आपका जो भी एलिमेंट होगा, आपका जो भी मॉलिक्यूल होगा वो स्मॉल साइज में होगा, और जब भी आपका एटम जो है या फिर मॉलिक्यूल जो है वो लार्ज साइज का होगा तब हम उसको बोलेंगे सॉफ्ट, राइट। तो ये आपको याद रखना है हार्ड और सॉफ्ट के लिए। जब भी कोई स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल होगा, जब भी कोई स्मॉल साइज ऑफ एलिमेंट होगा, दैट इज योर हार्ड कंडीशन, दैट इज योर हार्ड मॉलिक्यूल, राइट। और जब भी कोई साइज बड़ी होगी मॉलिक्यूल की, लार्ज साइज ऑफ एटम होगा, दैट इज योर सॉफ्ट कंडीशन, दैट इज योर सॉफ्ट मॉलिक्यूल और एटम, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका Bi3 जो है वो लार्ज साइज में है, क्योंकि आयोडीन जो है वो बहुत बड़ा एटम है कंपेयर टू द फ्लोरीन। तो ये अगर साइज में बड़ा है सो इट इज योर सॉफ्ट लेविस एसिड, सॉफ्ट लेविस एसिड। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो फ्लोरीन की साइज बहुत कम है, राइट। तो ये आपका आ जाएगा हार्ड लेविस एसिड। तो हार्ड लेविस एसिड, सॉफ्ट लेविस एसिड जो है वो और आपकी एसिडिटी की जो स्ट्रेंथ है वो दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। आपका एसिडिटी क्या आएगा, आपका Bi3 जो है वो मोस्ट एसिडिक आएगा,
राइट। फिर आपका BBr3, फिर आपका BeCl3 और फिर आपका BF3। तो BF3 जो है वो आपका वीक लेविस एसिड है, और ये जो है Bi3 वो आपका स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है, स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है। अगर आपको पूछा जाए द एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द लेविस एसिड और द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर द Bi3 BCl3, सो आपको पता होना चाहिए कि Bi3 टू BF3 जब जाओगे तो आपकी एसिडिटी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी, राइट। बैक बॉन्डिंग ऑर्डर भी मैंने बता दिया कि BF3 टू Bi3 जाएंगे तो बैक बॉन्डिंग ऑर्डर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और थर्ड जो है सॉफ्ट और हार्ड, तो हमने क्या बोला, जो स्मॉल साइज में होगा वो आपका हार्ड होगा, तो BF3 जो है वो हार्ड है, और आपका Bi3 जो है वो सॉफ्ट इन नेचर है, राइट। तो ये हार्ड इन नेचर हो गया, ये आपका सॉफ्ट इन नेचर हो गया। तो इतना जो है वो आपको याद रखना है। और लास्ट में एक जो पॉइंट बच गया वो इतना है कि बैक बॉन्डिंग का जो रिलेशन है वो क्या होगा कि बैक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आपका जहां पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा वहां पे आपका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर मैं पूछ लूं कि BF3 हो गया, BCl3 हो गया, BBr3 हो गया और Bi3 हो गया, राइट। तो यहाँ पे अगर मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर चाहिए तो क्या होगा, BF3 का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि BF3 में सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो रही है। 2p इंटरेक्शन जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे 2p इंटरेक्शन है, यहाँ पे 2p इंटरेक्शन है, और यहाँ पे 2p इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं द इंटरेक्शन इज डिक्रीजेस, एंड इफ द interaction is decreases, your back bonding is also decreases, and if the back bonding is decreases, your bond dissociation energy is also decreases। तो BF3 टू Bi3 हम जाएंगे तो ये आपका सही ऑर्डर होगा फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, ये जो रिलेशन है ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो आपको आना चाहिए। सेकेंड जो रिलेशन है वो क्या होगा, back bonding increases, your bond strength is also increases। तो ये भी आपको पता है, अभी मैंने बता दिया कि आपका जो सिंगल बॉन्ड है वो पार्शियली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वी नो दैट इफ द our bond is converted into the partial double bond or triple bond, the strength of our bond will be increases। तो बैक बॉन्डिंग जितना होगा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आपको ऐसे कंपैरेटिव एनालिसिस करते आना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ कोरिलेट करते आना चाहिए। और आपको पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जब इंक्रीज होगी, राइट, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमें पता होना चाहिए कि बैक बॉन्डिंग जितना इंक्रीज होगा आपकी बॉन्ड लेंथ जो है वो इतनी ही डिक्रीज होगी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा आपका जो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है वो कन्वर्ट होगा पार्शियली डबल बॉन्ड में, राइट। तो जब वो पार्शियली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तब उसकी जो साइज होगी, जो पहले जो लेंथ थी उससे कंपेरेटिवली कम लेंथ हो जाएगी, राइट। तो उसकी वजह से अगर लेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इतना रिलेशन जो है वो आपको याद रखना है, बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस, back bonding increases, your bond length is decreases, and back bonding is increases, your bond strength is increases। तो ये हमारा बैक बॉन्डिंग भी हो गया। यहाँ पे आपको 2p 3p ये जो यहाँ पे भी आपका बैक बॉन्डिंग हो रहा है, p हो रहा है, d हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि सेंट्रल टू सराउंडिंग होगा तभी आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेकेंड जो है वो आपका शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और बॉन्ड एंगल चेंज होगा। इफ द सराउंडिंग एटम एंड सेंट्रल एटम के बीच में, सराउंडिंग एटम आपका इलेक्ट्रॉन बीच है और वो सेंट्रल एटम के साथ अगर बैक बॉन्डिंग करेगा, देन देयर इज नो चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड बॉन्ड एंगल। तभी आपका सिर्फ बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है, राइट, और बॉन्ड स्ट्रेंथ वो जो है वही चेंज हो सकता है, और कुछ वहां पे चेंज नहीं होगा। ये हमने BF3 का जो लेविस एसिड स्ट्रेंथ था वो हमने डिस्कस कर लिया। ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या बैक बॉन्डिंग होगा वो डिक्रीज होगा, आपका एसिडिटी इंक्रीज होगा। BF3 जो है वो आपका हार्ड लेविस एसिड है, Bi3 जो है वो आपका सॉफ्ट लेविस एसिड है, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो आपको याद रखना है, राइट। तो प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, और कोई भी डाउट है देन आस्क मी फ्रैंकली, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।